प्यारे बच्चों, आज हम लर्न कर रहे हैं साइंस कक्षा क्लास 9th की और उसमें चैप्टर 5 और द नेम ऑफ चैप्टर 5 इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ है ना, जैसा कि वर्ड यहाँ पर आया है लाइफ। लाइफ क्या है ना। एज वी नो इट, जैसा कि हम जानते हैं, जीवन है ना, टुक बिलियंस ऑफ ईयर टू इवॉल्व है ना। आज जो जीवन हम देखते हैं हमारे ऊपर लेकर के, तो हमारा जीवन या हमारे जैसे जीव या एनिमल इस प्लेनेट के ऊपर, हमारे अर्थ के ऊपर है ना, जो एग्जिस्ट है, उनको इवॉल्व हुए कितने वर्ष बीते, कितने बिलियंस ऑफ ईयर्स है ना, बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो ये जो जीवन हम देखते हैं उसको इस फॉर्म में आने में है ना बहुत सारे वर्ष, बहुत सारे ईयर्स जो है वो कंप्लीट हुए। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्रिक्योर्सर ऑफ लाइफ टू द multitude of multicellular organism that we see around us today है ना। कहाँ से, जो इस जब ये अर्थ का डेवलपमेंट हुआ है ना, हम जानते हैं अर्थ कैसे बनी। तो जब इस अर्थ का डेवलपमेंट हुआ उस समय जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर लाइव करते थे, रहते थे है ना, यानी फर्स्ट प्रिक्योर्सर, अग्रदूत। प्रिक्योर्सर का अर्थ होता है अग्रदूत। जो पहला जो अग्रदूत जो इस अर्थ के ऊपर सबसे पहले आया है ना, जो बहुत ही प्रिमिटिव था, और उससे लेकर के मल्टीट्यूड ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना, असंख्य जो हमारे सामने आज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हमारे सामने जो दिखाई देते हैं है ना, वो जो है the most basic unit of all these is the cell है ना। इतने सारे जीव हमारे को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये सभी एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स, लिविंग थिंग्स, इन सभी का है ना बेसिक जो यूनिट है ना, जिनसे इनका फॉर्मेशन हुआ है ना, वो बेसिक यूनिट जो है वो है सेल है ना। क्या है? सेल। जैसे अपन एक आपने जो अर्लियर क्लासेस के अंदर लर्न किया है कि सेल क्या है ना। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि रॉबर्ट हुक है ना, रॉबर्ट हुक आपके लेसन में दे रखा है, ये देखो। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को है ना किस में देखा? कॉर्क की उसने एक बहुत ही छोटी सी स्लाइस काटी थी, और उस स्लाइस के अंदर उसने, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले है ना स्लाइस ऑफ कॉर्क के अंदर इन सेल को देखा, और वो कैसी न उसको रिजेंबल हुई? हनीकॉम्ब जैसी। हनीकॉम्ब समझते हो ना? हनीकॉम्ब का अर्थ होता है मधुमक्खी का छत्ता। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में एक एक सेल मिलकर के हनीकॉम्ब बनता है, उसी तरीके से आज जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हमारे सामने हैं वो सभी जो है ऐसे ही सिंगल सेल्स से है ना, सिंगल सेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ असेंबल्ड हुई, और आज इतने बड़े बिग एनिमल्स जो है हमारे सामने प्रेजेंट है। ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में है ना, व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप है ना, माइक्रोस्कोप बनाया उन्होंने, और उसमें उन्होंने इस सेल को देखा था, और उस सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही इनको सेल नाम दिया। यानी क्या था वो? इस सेल का अर्थ होता है लिटिल रूम। ठीक है। तो ऐसी बातें जो है इसके अंदर आप देख सकते हो। अब और बात करते हैं अपन ऑल अबाउट सेल्स। इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है ना। इसकी अपन जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोल रहे हैं सेल को है ना, उसके बारे में अपन और इंट्रोडक्शन लेते हैं। ऑल अबाउट सेल, तो सेल के बारे में क्या है?
सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये मेन बात है कि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। किसी भी जीव की या किसी भी एनिमल की, लिविंग एनिमल की, है ना, या जीवन की जो महत्वपूर्ण आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है सेल। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, है ना, जैसा कि अभी मैंने बताया, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। A number of cells can work together to form tissues and organs, है ना। सबसे बड़ी बात ये कि जब बहुत सारी सेल्स मिलती है ना, तो वो असेंबल होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। टिश्यूज, है ना। ये टिश्यू जो है वो एक जैसी सेम काइंड ऑफ सेल्स, है ना, जिस टिश्यू बनता है ना वो सेम काइंड ऑफ सेल्स से बनते हैं, एक ही जैसी, और बहुत सारी सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाती है। टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के, है ना, ऑर्गन्स बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के बॉडी या सिस्टम, है ना, सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे सिस्टम मिलकर के बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं हमारी जो बॉडी की बात करें हम, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम है ना, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जो हमने अर्लियर क्लासेस के अंदर लर्न किए। ये जो सिस्टम है वो ऑर्गन्स से बनते हैं, है ना। जैसे अपन फूड पाइप की ही बात करें तो देखो बक्कल कैविटी, फिर आगे इसोफेगस, फिर है ना डुओडिनम, स्मॉल, जिसको अपन स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरीके से ये छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, है ना, स्टोमक वगैरह, ये जो है छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, तो इनसे सिस्टम बनते हैं। और ऑर्गन्स जो बनते हैं वो टिश्यूज से बनते हैं, और टिश्यूज जो है वो सेम काइंड ऑफ सेल्स से इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये देखो आप देख सकते हैं इस फिगर 5.2 के अंदर, ये ऑनियन पील की जो सेल है, इस ऑनियन पील की सेल के मैंने आपको पहले जब ऑनियन पील की सेल बनाकर उसकी एक मैंने स्लाइड बना करके बताई भी थी, तो उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से ये चैम्बर जैसे है ना, हनीकॉम्ब जैसा होता है ये। ओके, फिर अपन बात करते हैं इसके बारे में कि ये जो सेल है, और ये डिफरेंट काइंड की सेल के जो काइंड है वो डिफरेंट है। जैसे आप देखोगे ये मस्कुलर सेल है ना, स्मूथ मसल सेल, ये ब्लड सेल है, ब्लड सेल कैसी होती है, ये नर्व सेल आप देख सकते हो इस फिगर के अंदर, है ना, नर्व सेल, ये ऐसी नर्व सेल होती है ना। ये ओवम है ना, ओवम है, ये स्पर्म है। ओके, और ये जो है वो फैट सेल है। तो ये डिफरेंट वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी की ये डिफरेंट काइंड की सेल है। और सेल जो है हम, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होती है, बहुत ही स्मॉल साइज की होती है, तो ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया गया है यहाँ पर, देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हमारी लैब में भी अवेलेबल है, उसमें हम इस सेल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम इसमें सेल में इससे हम सेल को, ऑनियन पील की सेल को हम इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं जो आप लर्न करें। इसके अलावा हम देखते हैं सेल के बारे में और जानकारी लेते हैं, देखें कि भाई क्या होता है इसमें। अब है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो वर्ड है, इसका अर्थ होता है कोशिकीय श्वसन, है ना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस by which the food release energy in the mitochondria. Cells absorb glucose from the food and burn it to produce energy, है ना। जैसा कि अपन जानते हैं कि फूड जो है हमारे लिए फ्यूल का काम करता है, हमारी बॉडी में, है ना, वर्क करता है। जब हम फूड नहीं, हमें अवेलेबल नहीं हो पाता तो हमारे को एनर्जी नहीं मिलती। तो अब फूड से एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है,
तो ये जो बात है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जब हमारी जो सेल्स होती है उसमें एक सेल ऑर्गेनली होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है। यहाँ पर इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है ना ब्लड के थ्रू लाया गया ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है, और सेल के द्वारा एब्जॉर्ब जो ग्लूकोज है ना, जो हम फूड ईट करते हैं उसका एक प्रोडक्ट है ग्लूकोज, है ना। तो ये ग्लूकोज ये भी ब्लड ला करके माइटोकॉन्ड्रिया को अवेलेबल करवाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ग्लूकोज हो जाता है और ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाती है, और उस समय ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है और वहां पर है ना एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जिसको ब्लड वापस बॉडी से बाहर रिमूव कर देता है, और उस एनर्जी का यूज जो है हम वेरियस वर्क को परफॉर्म करने में करते हैं। ठीक है, अब आगे की बात आती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, है ना। सेल्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो सबसे पहली बात यह है कि सेल जो होती है उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ है ना न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस के आधार पर कि उस सेल के अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है उसके आधार पर अपन देखें तो उसको हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अपन सेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लें। तो सेल जो होती है वो उसके मेन जो पार्ट है सेल के, उसको आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी लर्न किया है कि उसमें सबसे पहले तो होता है सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल के बाहर की तरफ देखो सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसा कि मैं यहाँ आपको एक फिगर बताने जा रहा हूँ। इस फिगर में आप देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। ये इसमें आप देखेंगे ये इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इस नाम से जानते हैं। और अच्छा, यहाँ इस ऑनियन पील वाली सेल के अंदर हम इसको अच्छे से समझ सकेंगे। ये ऑनियन पील जो देखी थी इसमें आप देखेंगे ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ये लाइनिंग है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। ओके, ये जो सेल मेम्ब्रेन है लाइनिंग ये सेल मेम्ब्रेन है। इसमें ये जो ब्लैक स्पॉट जो नजर आ रहा है ये है न्यूक्लियस, और इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस इसके बीच में जो ये आपको ग्रे कलर का जो दिखाई दे रहा है ना, यू कैन ऑब्जर्व ग्रे कलर्स, ये जो है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। ओके, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये 3 बेसिक जो है सेल की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के साथ साथ यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये दोनों मिलकर के प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं, है ना। तो सेल के 2 मेन पार्ट हो गए, पहला तो हो गया सेल मेम्ब्रेन और दूसरा हो गया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम वापिस 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे अदर सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर, जो अभी हमारे को यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की थ्रू जो है हम उन सेल ऑर्गेनेली को देख सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज मिलकर के इस सेल का फॉर्मेशन करते हैं। इन फिगर में भी आप देख सकते हो कि ये सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बीच में ये देखो न्यूक्लियस है और फिर ये साइटोप्लाज्म जो है आप देख सकते हैं। तो इन 3 ऑब्जेक्ट से सेल का फॉर्मेशन होता है। फिर अपन देखते हैं इसमें आगे कि किस आधार पर हम इसको प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो सेल जो है वो 2 टाइप की हो गई, फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक एंड दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। तो 2 टाइप ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव
है ना, एंड लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, है ना, वो सेल्स जो प्रिमिटिव होती है, बहुत ही स्टार्टिंग में ये सेल्स बनी थी जब इस अर्थ के ऊपर ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था, लाइफ का ओरिजिन हुआ था, उस समय ये प्रिमिटिव सेल्स, बहुत नंबर्स ऑफ प्रिमिटिव सेल्स आर प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ, और ये जो थी वो प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स थी। और इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स किस आधार पर कह रहे हैं, लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी ऐसी सेल्स जिनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड नहीं होता, यानी वहां पर हम एक न्यूक्लियस ऑब्जर्व हमें नहीं होता है, वेल बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो एमिनो एसिड वगैरह होते हैं या जेनेटिक मटेरियल होता है, वो पूरी सेल्स के अंदर ऐसे स्प्रेड रहता है, बिखरा हुआ रहता है, यानी बाउंडेड नहीं रहता। उसको जिस वॉल से ये बाउंडेड रहता है उसको अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो ऐसी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं होती है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं नजर आता है, इसलिए इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के नाम से पुकारते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स आर मोर एडवांस्ड, है ना, ये बहुत ही एडवांस्ड होती है। सेकंड टाइप की जो सेल्स होती है यूकैरियोटिक सेल्स, ये बहुत ही एडवांस होती है और हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और उनके अंदर बहुत ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। जैसे कि अपन देख सकते हैं जितनी भी अभी जो आपको जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है आपके सामने या अपने आसपास में, उन सभी में यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स जो है वो आपको अवेलेबल होगी। हमारे अंदर भी यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स होती है। तो प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स जो होती है ये आप देख सकते हो बैक्टीरिया है, और ऐसे जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स होती है। और जो हायर एनिमल्स हैं, एडवांस एनिमल हैं, जिनके अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उनमें यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स पाई जाती है। और भी अपन इसके बारे में सेकंड वीडियो में लर्न करेंगे। थैंक यू।